हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और साथियों, जैसे कि हम शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जैसे कि आप पिछले वीडियो को अगर आप जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसके बारे में जो हम पढ़ाई कर रहे थे, उसमें मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए अपलोड किया हुआ है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के लिए। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक है, चलिए। आज के लिए बहुत सुविचार है आपके लिए। एक बहुत बेहतरीन सा लाइन आपके लिए लाया हूँ। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, बेहतरीन भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। और आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो एक मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, हमेशा एक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ या डेली रूटीन ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ समय या हर पल मोटिवेशन नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए आपको मोटिवेशन होने की जरूरत है आपकी पढ़ाई के लिए। कभी कभी हमको लगता है कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, चलो ना कल पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे करते 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 पूरा फॉर्म का दिन आ जाएगा, एग्जाम का दिन आ जाता है। और कुछ ना मार्क्स के लिए अगर आप जॉब नहीं लगता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए साथियों, पढ़ाई करते रहिए, ये मेरा बिल्कुल आपसे क्या बोलते हैं कमिटमेंट है कि आपके लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ। और अपने आप से भी आप कमेंट करिए कि हाँ, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप 1 मिनट अगर लेट करते हैं तो उस दौरान बहुत सारे लोग आपसे आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी देर होंगे, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुआ। अब आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक है, टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल जिसको बोलते हैं। और नोट्स जरूर बनाते चलिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाएंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करेंगे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे हम लोग इसमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात है जो हम देखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सारा लेक्चर या सारा जो टॉपिक है आपने 12वीं क्लास में जरूर पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए फायदे होंगे। ठीक है, और एक लास्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्चुअली में ये जो लेक्चर, ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो नो प्रॉब्लम। रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसका थोड़ा सा पार्ट रखा गया है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के से संबंधित है ये सारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पार्ट है। चलिए, बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में आने वाला जो टॉपिक है, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब कुछ तो है जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। और केमिकल, केमिकल मतलब कुछ केमिकल्स है उसमें। और इन दोनों को मिला क्या बनाया गया है, सेल बनाया गया है। जो आजकल हम जो घड़ी में यूज करते हैं, बैटरी जो अपना कंप्यूटर में यूज करते हैं, या जितने भी टाइप के जो सेल्स होते हैं, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आज पूरा फंडामेंटल समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, और कैसे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमको एनर्जी मिलती है या विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मुख्यतः दो दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार को जो आधार है वो किस बेस में मैं आपको बताता हूँ। पहला आधार है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और दूसरा कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जो खुद से स्वतः होना शुरू कर देती, स्वतः, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और दूसरा होता है ऐसा कोई प्रोसेस जो खुद से नहीं होता है, उसको चलाने के लिए बाहर से एनर्जी या बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत होती है, वो कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ देखिए, दोनों चीज मैं लिख के दे दिया हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बोलते हैं स्वतः स्फूर्त या स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, इसमें मुक्त ऊर्जा निकलती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मुक्त ऊर्जा अवशोषित होती है। सो electrochemical cell, the fundamental difference between the two types of electrochemical cell is based on whether the overall redox reaction in the cell is spontaneous, free energy released, और non spontaneous, free energy is absorbed। तो दो तरीके के सेल्स हैं। बात करते हैं आगे। सबसे पहला जो सेल आता है वो आपका वोल्टेइक सेल, जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इस टाइप के सेल में होता क्या है, a voltaic cell या galvanic cell uses a spontaneous redox reaction
ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। जब भी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो होगा तो ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इन द सेल रिएक्शन सम ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, सम ऑफ द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन हायर एनर्जी रिएक्टेंट एंड लोअर एनर्जी प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि हम यूज करते हैं अपना लाइट जलाने के लिए, फ्लैश लाइट है, MP3 प्लेयर, कार स्टार्टर, मोटर एंड सो फोर्थ। सो द वोल्टेइक सेल डज वर्क ऑन द सराउंडिंग लोड, ऑल बैटरीज कंटेन वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल में क्या होता है, दो अलग अलग आपके बीकर होंगे और उस बीकर में केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के फल स्वरूप हमको एनर्जी क्या होगी, मिलेगी। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और उस रेडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस रिएक्शन को करने के लिए हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, हमको खुद यहाँ से एनर्जी मिलती है, इसलिए ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तीसरी बात है, इसमें एनोड और कैथोड का दो कॉन्सेप्ट आता है। एनोड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड होता है जहां पे रिडक्शन होता है। इसका उदाहरण है डेनियल सेल या जिंक कॉपर सेल, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो ये तो हो गया आपका क्या, वोल्टेइक सेल का टाइप। वोल्टेइक सेल किसके टाइप है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की वजह से हमको एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो आपका मिलता है। आगे अच्छे से और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। ध्यान से सुनिए, विद्युत अपघटनीय सेल होता है, अपघटनीय सेल। एक होता है वोल्टेइक सेल, दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या होगा, जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये इसको नोट करते चलिए, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देते हैं, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर व्हाट, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये क्या होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसमें होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, ठीक है। पहली बात तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा चीज, प्रतिक्रिया को चलाने के लिए बाहरी विद्युत ऊर्जा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान की जाती है, मतलब हमको एनर्जी देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एक बीकर, एक पात्र है, इस पात्र में सॉल्यूशन रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, पावर क्या कर रहे हैं, इसमें सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम अपने से एनर्जी दे रहे हैं। दूसरी चीज, यह ऊर्जा बैटरी या डीसी स्रोत से दिया जाता है आपको, ठीक है। ये कहाँ से देंगे आपको, बैटरी से देंगे या डीसी पावर से देंगे। एनोड धनात्मक ध्रुव होता है और कैथोड आपका क्या होता है, ऋणात्मक ध्रुव होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से होता है, बैटरी से कैथोड की ओर होता है, बैटरी से कैथोड की ओर होता है। इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ही सेल, एक ही इसमें होगा, एनर्जी देने से रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हाफ सेल होगा आपका ऑक्सीडेशन, और आपका फिर से दूसरा हाफ सेल हो जाएगा आपका रिडक्शन सेल हो जाएगा। सो द सराउंडिंग पावर सप्लाई डू वर्क ऑन द सिस्टम। हमने जो पावर सप्लाई दिया है वो एक्चुअली सिस्टम पे काम करता है। यहाँ पे देखिए ये जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में काम कर रहा है। और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तक की बात की हमने, क्या दो टाइप के सेल होते हैं बताया आपको। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो टाइप है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ पे मैं समरी बना देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके दो टाइप है। पहला टाइप है आपका वोल्टेइक सेल, क्या है, वोल्टेइक सेल है। और दूसरा है आपका क्या, विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें एनर्जी हमको क्या होता है, गेन होता है, इसमें एनर्जी हमको गेन इससे मिलता है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमको एनर्जी देना पड़ता है, मतलब हम एनर्जी देते हैं, उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो केमिकल रिएक्शन जो है, मतलब केमिकल एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वहां पे क्या होता है, केमिकल में कन्वर्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो क्या कहलाता है आपका, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, या इसी का नाम है डेनियल सेल। ये आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, अब जब गैल्वेनिक सेल या केमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब बात करते हैं
तो इसमें दो टाइप्स के और रिएक्शन आता है, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा आपके लिए चेंज होगा। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नाम से समझिएगा, प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही पात्र में होता है, एक ही कंटेनर में होता है, तो उसे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक जिंक प्लेट है, ठीक है, जिंक रॉड है, और ये जिंक रॉड जो है डूबा हुआ है आपका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सीधे ही अभिकारकों या रिएक्टेंट के बीच होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा सामान्यतः हीट के रूप में निकलती है। अब देखिए ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अपना जो 2+ में जब जाता है, तो यहाँ पे जो कॉपर सॉल्यूशन में है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर जो सॉल्यूशन में है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से ले लेगा और एक्सेप्ट करके रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा या अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक। यहाँ देखिए ये मैं लेजर पॉइंटर से बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक, सॉरी जिंक टू कॉपर, और जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आपका एक ही पात्र में होने से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रिडक्शन या डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये जो पूरा कॉपर है, ये देखिए पूरा प्लेट में आपका क्या जम रहा है, कॉपर जम रहा है जा जाके, ठीक है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और ये देखिए ये आपका क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये जिंक एटम है, ये जिंक आयन है, जिंक आयन है, और ये जिंक आयन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये आपका कॉपर है। उसके बाद सॉल्यूशन से पूरा कॉपर जा क्या हो रहा है, चिपक रहा है, कॉपर, मतलब कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, जितने भी रिएक्शंस होंगे वो एक ही पात्र में होंगे। एक ही पात्र में होने से घाटा ये है कि उस एनर्जी को इस प्रकार की जो यहाँ देखिए कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद जिंक सल्फेट बना लिया, और आपका कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इस प्रकार की जो अभिक्रिया का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो भी रहा होगा तो वो सामान्यतः उष्मा के रूप में, हीट के रूप में बाहर चला जा रहा है, विद्युत धारा के रूप में बिल्कुल भी इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए डायरेक्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो यहाँ पे कोई यूजफुल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करना पड़ता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा कि एक जिंक का रॉड डुबाया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसके बाद जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर क्या हो गया, उसी में जाके पूरा चिपक गया कॉपर। अब इस पूरे प्रोसेस में हम कोई भी हमको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हीट के रूप में जो ऊर्जा था वो हीट के रूप में बाहर निकल गया। अब बात करते हैं जब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का, तो ये अभिक्रिया क्यों जरूरी है। देखिए जब ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पात्र में या अलग अलग हाफ सेल में होते हैं, तब इसे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन या अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते हैं, मतलब इसमें पहले वाले में क्या हुआ था, उसी पात्र में हम लोग रॉड को डुबाया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही पात्र में हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम अलग अलग कर देंगे दो सेपरेट बीकर को और दो सेपरेट पात्र को, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वायर के माध्यम से एक इलेक्ट्रोड से, जिसको एनोड बोलते हो, या दूसरे इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड बोलते हैं, वहां तक पहुंच जाता है, और इसमें उत्पन्न ऊर्जा विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मिलती है। इसीलिए आपका अप्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन बहुत जरूरी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक का जो वोल्टेइक सेल है वो क्या करता है, जिंक जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन कर लिया, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया उसको क्या करता है, कॉपर गेन करता है, और ये होता है रिडक्शन एट कैथोड। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का उपयोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किया जाता है, जो अभी मैं जस्ट 5 मिनट पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जो बता रहा था। अब आपको यहाँ तक क्लियर है कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जिंक प्लेट को हम एनोड बना देते हैं, या एनोड होता है, बताऊंगा आगे एनोड क्यों होता है, और एक कॉपर है जो कैथोड की तरह काम करता है। अब होगा क्या, जिंक रॉड को हम उसी के सॉल्यूशन में डुबाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने जिंक नाइट्रेट लिया है, और जिंक नाइट्रेट में जिंक का रॉड डुबाएंगे, और कॉपर नाइट्रेट में क्या करेंगे, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का रॉड डुबाएंगे। अब क्या होगा, हमको पता है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन पहले लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है, दरअसल इलेक्ट्रॉन ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग, हाँ यहाँ पे एक टॉय है, जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर। तो जिंक ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर सकता है किसी को, इसीलिए ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ देखिए जिंक 2+ में चला गया सोल्यूशन में, और जिंक 2+ में जाने से क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोल्यूशन में हुआ, ये क्या होगा, धीरे धीरे इस वायर से कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कॉपर के पास। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या था, कॉपर 2+ में था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या कर रहा है, ये लेने वाला है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जिंक जो है ज्यादा मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक मेटल टू कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हुआ कि कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर जिंक से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है, कॉपर की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको मैं बता दूं, जिंक का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिंक से निकलेगा और कॉपर की तरफ मूव करेगा। जैसे आपका टंकी में पानी हायर यानी कि ऊपर में जब रखते हो तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक आता है, उसी तरीके से कॉपर का जो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, या इसकी टेंडेंसी या इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किधर देगा, कॉपर की तरफ देगा। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उधर से आएंगे, कॉपर क्या करेगा, उसको लेगा, और क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। कॉपर 2+ से कहाँ चला जाएगा, कॉपर 0 में चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड इज, अब भाई जिंक है वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये डिग्रेड होते जाएगा। इसको यहाँ पे लिखा देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड इज इटन अवे, मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रोड है धीरे 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 खत्म होते जाएगा। और कॉपर में क्या होते जाएगा, न्यू कॉपर प्लेट, भाई कॉपर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे जाके जमा होते जा रहा है, ये देखिए पूरा जमा हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा आपको जमा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस एक हाफ सेल होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो क्या बना लेता है, जिंक 2+ बना लेता है, ये कहलाता है 1 हाफ सेल। और दूसरा बाद में जब कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये बना लेता है आपका कॉपर CuS या 0। तो ये अपना हाफ सेल हुआ, ये अपना हाफ सेल हुआ, दोनों मिला के जब पूरा एक पूर्ण अभिक्रिया बनता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो जिंक और कॉपर ये बना लिया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकला, हमको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी का रीजन है या कारण है वो क्या है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इस इलेक्ट्रिसिटी देखो, यहाँ ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का डायरेक्शन उसके अपोजिट साइड में होता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, याद करो, कक्षा 10वीं का विज्ञान है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के विपरीत होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो धारा प्रवाह किधर होगा, आपका इधर होगा, इधर उल्टा होगा, ठीक। तो ये सेम चीज है, अगर वो जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन की जिंक नाइट्रेट लिए हैं आपका, अगर आपका सोल्यूशन, यहाँ पे आप जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, यहाँ देखिए जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, दोनों ही प्रोसेस में सेम होगा। अब इन दोनों को ये चेक किया गया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो उल्टा मीटर में क्या फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। तो जब उल्टा मीटर में देखा गया, तो 1.10 वोल्ट का यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल जनरेट है, डिफरेंस है पोटेंशियल, जिसको विभवांतर जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, जिंक 2+ से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कॉपर की तरफ चला गया। तो जो एनायन होते हैं, याद रखना हमेशा, या एनायन जो सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं जब बात करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनोड है, एनोड में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, ये ट्रिक है, लोन, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट लेफ्ट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और आपका क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और क्या लगा हुआ है, एनोड है, और एनोड में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव, ये उल्टे सेल का ट्रिक है याद करने का। कभी कभी हमको भूल जाते हैं कि एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, तो ये याद रखिएगा, लोन
LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। लिखते चलिए आप भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीनशॉट लेना तो। ये है आपका एनोड और ये क्या है आपका नेगेटिव। उसी तरीके से जस्ट इसको उल्टा कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे राइट साइड है और रिडक्शन हो रहा, और क्या हो जाएगा, ये अपना कैथोड है, अपना पॉजिटिव, RRCP, RRCP कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब इन यहाँ तक तो समझ आ गया कि सर ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है और 1.10 वोल्टामीटर दिखा रहा है। अब एक्चुअली ये जो यू नली है वो क्या है, ये दिख रहा है आपको यू नली। अब इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ये कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट इसी को मैं जो डिस्कस करने वाला था, टॉपिक का नाम ही बताया था सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज होगा क्या, सॉल्ट ब्रिज इसको बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है, लवण सेतु बोलते हैं। अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा वोल्टेज के बारे में समझ जाइए। जैसे ज्यादा वोल्टेज होता है या कम वोल्टेज होता है, इसका मतलब क्या है, इसको हम एक रिवर से समझ सकते हैं, नदी के धारा प्रवाह समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका थोड़ा सा कलर चेंज होता है, ये देखिए, ये जो आपका रिवर एनालॉगी फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे पानी बह रहा है समुद्र में, वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही पानी एक हाई की तरफ जाता है, तो एकदम तेजी से बहने लगता है। तो जब भी हाई वोल्टेज आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत तेजी से बहने लगता है, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका हाई वोल्टेज का। और हाई वोल्टेज कब होगा, जब वो एकदम ज्यादा वोल्टेज पूरा ऐसे, जैसे कि जो आपका नदी है, नदी में देखिए, रिवर एनालॉगी फॉर वोल्टेज, अ हाई वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज एनालॉगस टू स्टीप डिसेंट फॉर रिवर। जैसे आपने देखा झरना के पास देखना, पानी एकदम तेजी से आता है। पानी जब वो बहता है तो एकदम शांत बहता है, उसमें कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता। लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है या एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है, तो एकदम तेजी से बहने लगता है। तो हाई वोल्टेज का भी केस वही है, जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एकदम तेजी से बहने लगा तो हाई वोल्टेज है, धीरे धीरे बह रहा है तो आपको एकदम शांत रूप से जो आपका लो वोल्टेज के केस होता है। तो ये देखिए, हाई पोटेंशियल एनर्जी होता है जब ये ऊपर में रहता है ये पानी, और जैसे ही नीचे आता है सेम वही चीज है, जैसे ही नीचे आता है क्या होता है, लो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो एनोड में आपका क्या रहता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसीलिए आपका जिंक क्या था, आपका एनोड था, ध्यान से सुनिए, एनोड था। और कैथोड में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इधर इधर आता है कैथोड से एनोड। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या है, आपका लो पोटेंशियल एनर्जी है। तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक फ्लो होता है, ये हम सब जानते हैं। तो एनोड में हाई होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को याद रखिएगा, LOAN, एनोड में क्या है आपका, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। आपका ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपका, ये है आपका गैल्वेनिक शेल है, ठीक है, गैल्वेनिक शेल, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग बिगर में हो रहा है, अलग अलग पात्र में हो रहा है। और एक पूरा टोटल रिएक्शन को जब हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, जो जिंक है वो आपका जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो कॉपर है वो कॉपर जीरो में, जो कॉपर 2+ है वो कॉपर जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक 2+ बना रहा है। यहाँ पे देखिए जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है उसको ले रहा है, और क्या बना रहा है, कॉपर 2+ क्या हो रहा है, आपका कॉपर जीरो में हो जा रहा है। चलिए, यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। अब हम इसका आगे का भाग देखते हैं, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आपका सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और आपको पिक्टोरियल डायग्राम आपको बताया हूँ। जैसे किसी को थोड़ा सा ट्रिकी वाइज याद करना है, तो आप जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड में होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ आपके लिए निमोनिक या ट्रिक्स बताया हूँ, देखिए यहाँ पे द वर्ड्स एनोड, ध्यान से सुनिए। एनोड का जब हम बात करते हैं तो एनोड एंड ऑक्सीडेशन स्टार्ट विद वॉवेल, ए भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, ध्यान से सुनिए। वॉवेल समझते हो ना, स्वर, तो ये स्वर की भांति है, ये आपका ए और ओ। तो जैसे ए नोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सो द वर्ड्स स्टार्ट कैथोड सी और आर, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो एक प्रकार से ये भी ट्रिक है, दोनों भूलने के, जैसे भूल गए तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो आपने समझा दिया आपको लोन, और दूसरा अगर याद करना है तो ए और ओ दोनों वॉवेल्स है, और सी और आर अल्फाबेटिकली भी आप देख सकते हैं। ए इन एनोड कम्स बिफोर सी, पहले सी के पहले क्या आता है, 2-3 तरीके बता रहा हूँ, ए बी और सी। तो कैथोड के पहले क्या होता है, ए आता है, एनोड। तो एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा,
ऑक्सीडेशन, और ओ भी आर से पहले ही आता है, आर से पहले ही आता है, ठीक है। तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। और तीसरी चीज है, कुछ आपको अ, एकदम मजेदार याद करना है, तो देखिए एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्स, ए एन, ऑक्स, ऑक्स मतलब ये जो बैल आपको दिख रहा है, एन है, एनोड में ऑक्स। और रिडक्शन में क्या होगा, कैथोड, तो कैट, रेड कैट, रिडक्शन क्या होगा, कैट, ये देखिए बिल्ली। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है भाई, आपके लिए कुछ ट्रिक्स आपके लिए ला रहा हूँ, और उस ट्रिक्स को रटिए, रटिए मतलब दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, रटो लेकिन समझ के रटो, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल जो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन दिस फिगर, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू अ वायर, ये देखिए ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वायर में, ये देखिए दिख रहा है आपको? और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वायर। चलिए, अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, जिसको बोलते हैं चार्ज इम्बैलेंस। चार्ज इम्बैलेंस मतलब क्या, कभी कभी पूरा आपका जो हम्म, ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर चार्ज इम्बैलेंस हो गया, अब उस चार्ज इम्बैलेंस के बाद क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे आपका सेल काम करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई पूरा जिंक है, पूरा धनायन किधर जा रहा है आपका, माइग्रेट हो रहा है आपका, कॉपर की तरफ जा रहा है, कॉपर की तरफ जा ही रहा है। तो वोल्टेइक सेल जो था आपका, जो दो उससे बना था, जिंक हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल से, तो आपका जितने भी सॉलिड स्ट्रिप था जिंक का, वो आपका जिंक नाइट्रेट जो सॉल्यूशन में था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है, और पूरा कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, एक कॉपर 2+ में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर 0 में हो जाएगा। तो इन चार्ज इम्बैलेंस को रोकने के लिए यहाँ पे देखिए सॉल्ट ब्रिज का उपयोग होता है, या सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का घोल जैसे KCl, KNO3 और आपका NH4NO3 जैसे भरा होता है। और इसमें इसको अगर अगर के सॉल्यूशन में एक जेली टाइप का जेल घोल सॉल्यूशन भर दे देते हैं। ये जो आपको यू कलर यू दिख रहा है, ये वाला, ये यू सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। तो जैसे ही इसमें धन आयन और ऋण आयन की कमी होता है किसी तरफ, तो वो माइग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए विद्युत तटस्थता जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना, रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एनोड पर, एनोड मतलब जो लेफ्ट साइड में है, वहां पे धातु आयन M2+ विलियन में जाते हैं, और विलियन का हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और कैथोड पर क्या होगा, ये जो धातु आयन है M2+ है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु बन जाते हैं, यानी कि विलियन ऋणात्मक हो जाता है। अब यदि सॉल्ट ब्रिज ना हो, तो दोनों हाफ सेल में आवेश का संतुलन बिगड़ जाएगा, धन आवेशित ऋण आवेशित जो पार्ट है वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज मतलब आयनों का जो प्रवाह द्वारा आवेश संतुलन बनाए रखता है। और इसमें क्या होता है, कैथोड सॉल्ट ब्रिज से जो आपका केटायंस है, ठीक है, केटायंस कहाँ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज से कैथोड की ओर जाएगा, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा कैथोड की तरफ जाएगा, और जो आपका एनायन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सेल जल्दी खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और सॉल्ट ब्रिज के कारण ही रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ये चीज को बताना। यहाँ देखिए भाई, इधर आपका धनायन की कमी हो गया, क्योंकि पूरे धनायन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया और जीरो बना लिया, क्या बना लिया, जीरो बना लिया। तो सारे धनायन इधर कम हो गए, तो धनायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और ऋणायन किधर जाएगा आपका, ये जाएगा आपका एनोड की तरफ। तो इस चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपका जो सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए, ये कैटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड, केटायन माइग्रेट्स टुवर्ड कैथोड, और एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स आपका एनोड, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, ये देखिए। और जो कैटायंस माइग्रेट, यहाँ पे याद रख सकते हैं, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, और केटायन कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो इस तरीके से आपका सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन है, इस पूरे सिस्टम को न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए, जिसको आपको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल के बारे में। यही दोनों प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इस तरीके से आपका पूरा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा मैं अच्छे से पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं हम लोग, जिसके बारे में बात करूंगा, क्या आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE जिसको बोलते हो,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है इस चैप्टर का, इसको बोलते हैं क्या, विद्युत रासायनिक स्टडी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद एक लास्ट है, थोड़ा सा और बचा होगा जिसमें हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।